Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study chapter number 3, Atoms and Molecule, which is from the Science of class 9th. In this chapter, we already studied about the law of conservation of mass, law of constant proportions, what is an atom and the symbols of the atoms, how the symbols are derived of the atoms. इसमें वो जान चुकी हैं कि एटम्स के सिंबल्स को किस तरीके से बनाया गया था और जो आईयूपीएसी है वो इस तरीके से डिसाइड करती है और जो भी नेम्स हैं उन नेम्स के पहले लेटर्स को या पहले दो लेटर को या पहले लेटर और बीच के किसी एक लेटर को लेकर सिंबल्स बनाए गए। कुछ उसके नेम के सिंबल्स तौर पर बनाए गए जहाँ से वो और कुछ जो है इंग्लिश नेम था उसी से बना दिया गया और कुछ जो लैटिन नेम है उनसे कुछ सिंबल्स को बनाया गया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एटॉमिक मास। आप जानते हैं कि ये एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? जो the most remarkable concept that Dalton atomic theory proposed was that of the atomic mass। सबसे अच्छी बात जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के द्वारा निकल कर आती है वो एटॉमिक मास ही है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के द्वारा हमें सबसे अच्छी बात पता चली वो है एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। हर एक एलिमेंट का अपना एक मास होता है। एंड द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल। और जो थ्योरी उन्होंने दी थी उस थ्योरी के द्वारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। सो दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्ट टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। और उस थ्योरी को लेकर ही आज साइंटिस्ट ने एक एटम के मास को पता लगाने के बारे में सोचा। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अगर किसी भी एक एटम के मास को अगर पता करना है तो वो एक सरल टास्क नहीं है जो आसानी से हो जाए। वो अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है जिसको परफॉर्म करना इतना आसान अपने आप में नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर हम किसी भी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास को पता करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना होगा और ये पहले जानना होगा कि कंपाउंड जो है वो किस तरीके से बनते हैं। अगर कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, अगर ये हमें पूरी तरीके से मालूम है तब हम एक एटम के एटॉमिक मास के बारे में अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंपाउंड है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर CO2 होता तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता। तो एक कंपाउंड है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो किससे मिलकर बना है? एक कार्बन से मिलकर बना है और एक उसके अंदर ऑक्सीजन है। यानी कि ये दो तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना है। दो एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। एंड इफ वी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व then we can say that 3 gram of carbon combined with the 4 gram of oxygen to form CO। 3 ग्राम कार्बन जो है वो 4 ग्राम ऑक्सीजन से जब कंबाइंड होती है तब उसके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ से अगर इसको कंबाइन करें, अगर इसको लें और इसके बारे में बात करें तो अगर हम कार्बन को 3 ग्राम और ऑक्सीजन को अगर हम 4 ग्राम लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के 4/3 टाइम्स। कार्बन का जो मास है, कार्बन कंबाइंड विद द 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है, कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जितना मास है उसका अगर हम 4/3 टाइम्स कर देते हैं तो उतने कार्बन से एक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट abbreviated as AMU। पहले एटॉमिक मास यूनिट जो थी उसको हम AMU के तौर पर रिप्रेजेंट कराते थे, AMU के तौर पर रिप्रेजेंट कराते थे। और अगर दोबारा से इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ से निकालेंगे 3:4 आ जाएगा। और अगर सभी में डिवाइड कर दें 3 से तो हम देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन जो आएगा वो 3/3 रेशियो 4/3 यानी 1:4/3, यानी कार्बन के 1 ग्राम के साथ जो है वो ऑक्सीजन का 4/3 ग्राम कंबाइंड होगा, तब हमें एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मिल पाएगा। तो इस तरीके से कहा गया था, यहाँ पर कहा भी गया था कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 4/3 मास से कार्बन का एक जो एटम है वो कंबाइंड होता है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कराता है। हम बात कर रहे थे एटॉमिक मास यूनिट की, तो वो एटॉमिक मास यूनिट हो गया हमारा AMU। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन, अब जो IUPAC हमारा था जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी, इंटरनेशनल कल भी इसके बारे में बात किया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अनुसार अगर हम बात करें, अब इस एटॉमिक मास यूनिट को यूनिफाइड मास के तौर पर कह दिया गया है और इसको ओनली U से रिप्रेजेंट कराते हैं। पहले इसको रिप्रेजेंट कराया जाता था AMU से और अब इसको रिप्रेजेंट कराया जाता है केवल U से। जैसे अगर हम कहें कि मास ऑफ हाइड्रोजन अगर पहले हम लिखते थे 1 AMU, तो अब इसी मास ऑफ हाइड्रोजन को 1 या 1 यूनिफाइड मास के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कराया जाता है। ठीक है, अब जब वाइल सर्चिंग द वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, जब कई सारी एटॉमिक मास यूनिट्स को सर्च किया जा रहा था, साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 of the mass of an atom of naturally oxygen as the unit। तो जब उन्होंने कहा कि आप एक एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करें, एक यूनिफाइड मास को किस तरीके से डिफाइन किया जाए, तो साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन एटम को लिया जो एक नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसको उन्होंने लिया और ये कहा कि जो एक AMU है या एक U है वो ऑक्सीजन एटम के मास के 1/16 पार्ट के इक्वल होता है। इट इज इक्वल टू दी 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। जब सबसे पहले एक AMU या एक यूनिफाइड मास को डिफाइन करने की बात आई तो साइंटिस्ट ने कहा किस तरीके से डिफाइन किया जाए, तो फिर बाद में उन्होंने बताया कि अगर ऑक्सीजन का जितना भी ऑक्सीजन एटम का जितना मास होता है, अगर उसका 16th पार्ट फाइंड कर दें तो हमेशा एक AMU के बराबर होगा। इस तरीके से हमें एक AMU या एक यूनिफाइड मास की डेफिनेशन यहाँ से मिल जाती है। अब ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल क्यों किया गया था, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड, क्योंकि ऑक्सीजन वो एलिमेंट है जो कि कई सारे अलग तरीके के एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर देता है और कंपाउंड बनाता है, यानी कि ऑक्सीजन लगभग हर एक तरीके के एलिमेंट के साथ रिएक्शन आसानी से करता है और कंपाउंड बना लेता है, इसलिए ऑक्सीजन को लिया गया था। और दूसरा, दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मास ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर।
और सबसे एक अच्छी बात क्या थी कि जब हमने इसका इस्तेमाल किया था तो जितने भी एलिमेंट्स का जो मास आता था वो लगभग होल नंबर्स में ही आता था। और एक अच्छी बात थी कि जो मास है वो होल नंबर में ही आना चाहिए। तो ये जब ऑक्सीजन एटम्स के जब कंबाइंड इसके साथ जब कंपेयर कराया तो देखा गया कि जितने भी एटॉमिक मासेस हमने कैलकुलेट किए अलग अलग एलिमेंट के, वो सब अपने आप में कैसे एक होल नंबर की फॉर्म में ही हमारे सामने आए, इसलिए ऑक्सीजन को ही लिया गया था। लेकिन उसके बाद 1961 में कार्बन 12 आइसोटोप को एक एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद बताया गया कि अब जो है एक एटॉमिक मास यूनिट जो है या एक AMU या एक U 1 AMU or 1 U is equal to 1/12 of the mass of carbon 12 atom। अब कार्बन 12 और कार्बन 14 दो तरीके का आइसोटोप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, C12 और C14। एक कार्बन का मास होता है 12, एक कार्बन एटम का मास होता है 14। तो यहाँ पर कार्बन 12 को लिया गया था एक AMU और एक यूनिफाइड मास को डिफाइन करने के लिए इन 1961 में जब और बात आगे चली तो उस ऑक्सीजन को छोड़कर वहाँ पर एक कार्बन 12 आइसोटोप्स को लिया गया और कहा गया कि अगर एक AMU या एक यूनिफाइड मास को अगर डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं इट इज द मास ऑफ द मास इक्वल टू द मास ऑफ कार्बन इक्वल टू द 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एक AMU जो मास है वो कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के 12th पार्ट के बराबर होता है, तो उसको एक AMU या एक यूनिफाइड मास के तौर पर जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी के सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को कार्बन 12 से रिलेट करते हुए फाइंड कर लिया जाता है। आगे और चलेंगे इसमें और हम चलेंगे इसके आगे अपने अगले वीडियो में।